वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे प्रीवियसली आस्क्ड यूपीएससी क्वेश्चन। अभी अभी जो एग्ज़ाम गई है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी के द्वारा, उसके अंदर क्वेश्चन जो आए थे वो हमने जो सॉल्व किए थे, जो आगे के पिछले वीडियो देख सकते हो आप। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे उसके बेस पर ही वो सॉल्व हो सकते हैं। और मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको दिखाया है वीडियो में। आखिर तक जरूर देखिएगा गाइस, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए क्या बोलता है ये, 32⁵ प्लस 2⁻27 इज डिविजिबल बाय। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, उस वीडियो में मैंने सिखाया था कि अगर ये 32 है तो उसको मैं टू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, 2⁵ करूँगा अगर मैं, तो देखो 32 आ जाएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8, × 2 16, × 2 32, और उसकी 5 पावर लगा दो तो 5 5 25 हो गया। और ये 2:5 32 हो गया, उसकी 5 पावर, मतलब ये 32 की 5 पावर हो गई। और ये देखो प्लस 2⁻27 ऐसे का वैसा। अभी देखो ये 2⁻25 प्लस 2⁻27, इसमें से 2⁻27 कॉमन, 2⁻25 कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, 1 + 2⁻2। तो ये क्या होगा 2⁻2 4 + 1 5, 5 × 2⁻25, 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 3, 10, 7, 11, तो 10 आएगा तो ये 10 से डिविजिबल होगा, तो आंसर होगा सी। कितना इजी है, यूपीएससी ने पूछा ये। और एक सम देखो, ये देखो ये क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम एस विल इक्वल टू x + y + z वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने दिखाई थी कि जो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। ईच <10, तो 10 से कम हो वैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो देखो 2, 3, 4 तो डिविजिबल है, 5, 7, ओके, 8 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, 10 से कम। तो देखो ये नंबर है, नंबर्स जो डिविजिबल है, जो प्राइम नंबर है। दीज आर द प्राइम नंबर <10। ओके, अभी क्या बोला है कि x, y, z का सम है, each <10, s will sum s will be equal to x + y + z। तो क्या बोला है कि x, y, z डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो मतलब इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो x + y + z यूनिट, तीन स्टेटमेंट दिए हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट, फर्स्ट, लेफ्ट से जाएंगे हम तो फर्स्ट वाला यूनिट डिजिट, पता है ना, मैंने वीडियो में बताया था ये भी। यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5। ओके, तो लास्ट वाला 0, 9 या 5 हो सकता है। वो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1, 2 and 3। तो देखो चेक करते हैं, 0 के लिए चेक करते हैं। तो ये देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो देखो ये 10 आ गया, तो उसका यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो मतलब कि ये s कैन बी, यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर दूसरा क्या बोलता है, यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, तो देखो 7 + 2 9 हो जाएगा, तो फिर 7 + 2 9 हो जाएगा, तो फिर ये भी सही है। यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5, नहीं, सॉरी, ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 का सम होना, x + y + z, तो 7 + 2 प्लस कोई भी 3 5 ले लेंगे तो क्या बोलते हैं, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी ले सकेंगे, लेकिन 9, उसका 9 नहीं आएगा। 7 + 2 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस 3 या 5 तो लेना पड़ेगा। तो 3 या 5 लेंगे तो 9 + 3 12 हो जाएंगे, 9 + 5 14 हो जाएंगे। तो 9 तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, इसलिए ये नहीं आएगा। द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5, तो यस 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 5 + 7 कितने होते हैं, 12, 12 + 2, 12 + 3 15 हो जाएंगे, तो 15 का ये यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो ये हो सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड
फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ये वाला आंसर आएगा। देखो ये एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, इन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन हिंदी। देखो इसमें क्या करने का, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ ऐसे ऐसे लिखने जाने का कि इंग्लिश में 80% पास तो 20% फेल इंग्लिश में, ओके। फिर हिंदी में क्या बोलता है, 70% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, हिंदी में 70% पास और 30% फेल। फिर 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट में 15% कॉमन है फेल। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हो गए फेल हुए होंगे और कुछ हिंदी में, और दोनों का मिला के 15% होता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट। जब भी ऐसा एग्जांपल दे तो या कार्टेशियन याम मेथड यूज करने की, उसमें क्या बोलते हैं ऐसे, देखो 20% फेल इन इंग्लिश, ये इंग्लिश आ गए, और हिंदी के अंदर 30% फेल, और कॉमन दोनों में 15% जो बॉथ, ये बॉथ के लिए 15% है, ठीक है। तो यहाँ पे 15% कॉमन आ गया, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के 15% आ गए। अभी देखो ये 20% तो इंग्लिश में है तो 15 आ गए, तो 20 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5% यहाँ पे, और हिंदी में 30% हो गए तो 15 माइनस कर दो तो 15%। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो एक तो 5 है, 5% इंग्लिश में फेल हुए और 15% हिंदी में फेल हुए, तो 15 + 5 20% ओनली वन सब्जेक्ट में, ये आएगा आंसर, ठीक है। और देखो ये एक दूसरा सम देखते हैं। A person buys 3 articles P, Q and R, okay, in rupees 3,330 rupees। P + Q + R करेंगे तो 3330, इतनी उसको CP, ये कॉस्ट प्राइस है। If P cost 25% more than R and R cost 20% more than the Q, what is the cost of P? So whenever he asks like this, then always take Q as a assumption. Let's say Q will be costs for P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q। तो इसमें Q की अज्यूम करने की, सपोज कि Q 100 रुपीज़ में मिला है, ठीक है, ओके। अब उसके अंदर 20% मोर आर की वैल्यू हो जाएगी, तो 100 के 20 कितने होते हैं 120। आर कोस्ट 20% मोर देन द क्यू, तो ये हो गए 120। अब पी कोस्ट 25% मोर देन आर, तो आर के 25% कितने होते हैं, ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, 5 2 = 10, 5 5 = 2 6 और 5 5 कोट कैंसर, 30 हो जाएंगे। अब इसको, ये 30 को इसमें ऐड कर देंगे आर के अंदर, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 150, ठीक है। तो पी क्यू आर की ऐसे वैल्यू कितनी होती है, देखो 073, ओके। P + Q + R = 370, और हमें क्या दिया है, PQR 3,330 रुपीज़ में वो लाया था। तो हमें क्या करने का, इसके अंदर 3330, ये जब हम 100 ले, Q will be equal to 100, तो P + Q + R will be 370, तो Q नहीं, हमें P फाइंड करना है ना, सॉरी, P will be 150, देन PQR इतना, तो नहीं उल्टा, सॉरी ऐसे नहीं, P + Q +
R will be 370 when P is equal to 150. तो therefore 3330 के लिए P की वैल्यू कितनी होगी? तो ऐसे 3330 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 370, 00 के आंसर। अभी 37 का जो टेबल है उसके अंदर 333 आता है। अगर आपको ये ऐसे सम्स फास्ट कैलकुलेट करने हैं ना, तो आपको इसको 37 का टेबल याद रखना पड़ेगा। 37 इंटू 9 करेंगे ना तो 333 आ जाएगा, और 15 इंटू 9 करेंगे तो 135 और 0 का 0, तो 1350 विल बी कॉस्ट ऑफ P। ओके, P की कॉस्ट होगी 1350। इस तरह से इजीली हम ये सम क्या बोलता है, P सैलरी इज 20% लोअर देन Q सैलरी विच इज मतलब Q की सैलरी विच इज 20% लोअर देन R सैलरी। तो इस टाइप के एग्जांपल में हम पीछे से R की सैलरी अज्यूम करेंगे हम। लेट्स से R सैलरी विल बी 100। ओके, अब R की सैलरी के 20% लोअर देन Q की सैलरी है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो Q की सैलरी कितनी हो जाएगी? 80। फिर 80 का 20% P की सैलरी, उसके Q की कंपैरिजन में 20% लोअर है P की सैलरी, तो P की सैलरी क्या हो जाएगी? 80 का 20% कितना आता है? 80 का 20% 16, तो 80 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो ये P की सैलरी आ गई। अभी क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट इज R सैलरी मोर देन P सैलरी। तो R की सैलरी है वो P की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो पहले तो कितनी नंबर में कितने ज़्यादा है वो देखने पड़ेंगे। तो 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा? 100 मतलब R की सैलरी और ये P की सैलरी, तो 100 माइनस 64 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अभी 36 इतने रुपये ज़्यादा है, तो ये कितने परसेंट में होते हैं? तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 36 ये ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये R की सैलरी में से P की सैलरी माइनस की ना, वो आया है, डिवाइडेड बाय हाउ मच मोर देन P सैलरी। मोर देन लिखा है तो देखो ऊपर नहीं, सॉरी, इसमें क्या करेंगे, P की सैलरी के कंपेयर करनी है। तो 64 की कंपैरिजन में 64 100% है, तो यहाँ पे अपने 36 कितने परसेंट हो गए? 36 के कितने परसेंट हो गए? तो 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, 8 8 सा, फिर इसको 4 2 सा करेंगे। ओके, और यहाँ पे 9 4 सा, 4 4 कैंसल, फिर ये 4 2 सा हो जाएगा, और यहाँ पे 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 आएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएंगे। बस अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 56.25% आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि R की सैलरी से P की सैलरी, R की सैलरी मोर देन P की सैलरी 56.25% मोर है। थैंक यू गाइस।